नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। कक्षा 10 विज्ञान का चौथा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक। आज हम इस पार्ट का रिवीजन करने वाले हैं और यह इस चैप्टर का पहला भाग है। इसमें हम रिवीजन करेंगे इस चैप्टर के। तो आइए चालू करते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक। जी हाँ बच्चों, आपने कार्बन का नाम सुना होगा कि कार्बन क्या है। कार्बन तो कार्बन के बारे में पहले अपन सामान्य बातें जान लेते हैं कि कार्बन है क्या। तो कार्बन पदार्थ है और कैसा है, अधातु। क्या है, अधातु है। तो सबसे पहले कार्बन, और कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 6। परमाणु द्रव्यमान 12। और यह जो कार्बन है इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो इस कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है वो किस प्रकार है, कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कौन से कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2 और 2p2। अब यहां पर देखो 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2p 2 इलेक्ट्रॉन। अगर कोष की बात करूं तो k और l। कार्बन के अंदर 2 कोष पाए जाते हैं, k और l। k में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और l में हैं 4 इलेक्ट्रॉन। l में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ के अगर बात की जाए कि कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इसका जो सबसे बाहर कोष है, ये कार्बन का अगर अपन परमाणु बनाए इसके पास कितने कोष हैं, 2 कोष हैं। पहला k है और दूसरा l है। तो अगर दूसरे कोष की बात करें, पहले में 2 हो गए, दूसरे में कितने हैं, l में कितने हैं, 4। तो बाह्यतम कोष इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बाह्यतम कोष इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 4 है। अगली बात आती है कार्बन की संयोजकता की। संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी है। तो संयोजकता किसको कहते हैं कि परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। उसी को क्या कहते हैं हम, संयोजकता। यानी जितने बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता। अब इस संयोजकता, तो इसके बाह्यतम कोष में कितने, 4। तो अब इसकी संयोजकता 4 कैसे कहलाएगी कि अगर ये उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी जो इसके नजदीक उत्कृष्ट गैस है, तो उत्कृष्ट गैस है जैसे हीलियम 2, नियोन 10, आर्गन 18। तो इसके नजदीक कौन है, इसके नजदीक है नियोन। इसके नजदीक कौन है, नियोन। तो अब इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम बात करें कि बाह्यतम कोष में कितने हैं, 4 है। तो इसको बंद बनाने के लिए, यानी बंद बनाने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन की क्या कर सकता है, दे सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये और ग्रहण करे तो इसके पास में इस कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाए। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाए, 10 हो जाए और ये उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर ले। लेकिन यहां पर कुछ स्थितियां हैं, उनको अपन समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि ये कार्बन के बारे में, कि कार्बन है, ये कार्बन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। कार्बोनेट
हाइड्रोजन कार्बोनेट, पेट्रोलियम और कोयला, इन सभी में कार्बन की मात्रा पाई जाती है और ये सभी पृथ्वी की भूपरपट्टी पर पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? भूपरपट्टी पर पाए जाते हैं। और कितनी मात्रा पाई जाती है? इन सभी में कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, पेट्रोलियम और कोयला, इन सभी में जो कार्बन की मात्रा है वो है 0.02%। जी हाँ, 0.02%। अगला, अगर वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में जो कार्बन है ये पाई जाती है CO2 के रूप में, ये कार्बन, तो ये पाई जाती है 0.03%। 0.03%। मतलब प्रकृति में इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद इस कार्बन का सबसे ज्यादा महत्व है, यानी बहुत ज्यादा महत्व है। ये विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है। आजकल आप देखो, आपके जो आसपास चीजें हैं उनमें अधिकतर चीजें कार्बन की। कोई भी चीजें देख लो, आपकी मोबाइल, आपका कॉफी, आप जो खाते हैं दिन में, आपका शरीर, सारी चीजें इस कार्बन के द्वारा बनी है, यानी उसमें कार्बन का योगदान है। तो अब ये कार्बन इतने सारे यौगिक कैसे बनाता है? कैसे बनाता है? तो इसकी प्रकृति को अपन समझेंगे कि ये इतने सारे यौगिक कैसे बनाता है। ये अपन ने समझा कि ये इनके सारे भौतिक गुण होते हैं, यानी सामान्य गुण हैं जो कार्बन के अंदर पाए जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो कार्बन है उसका उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या स्थिति कर सकता है। जैसे हमने समझा कि भाई इसकी संयोजकता 4 है, तो अब उत्कृष्ट गैस के लिए ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अष्टक पूर्ण हो जाएगा 8 और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पूरे, यानी ये इसने उत्कृष्ट गैस प्राप्त कर लिया और ये स्थायी हो गया। दूसरी स्थिति में क्या होगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? किसी को त्याग देगा, इसके पास में ये कोष खाली हो जाएगा, तो उससे जो पहला वाला कोष है वो पूर्णतः भरा रहेगा, यानी वो हीलियम गैस का विन्यास प्राप्त कर लेगा, तो भी स्थायी होगा। तो क्या ये दोनों स्थितियां संभव हैं? तो आइए पहले समझते हैं। ये है पहली स्थिति, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? त्याग दे। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो ये बनाएगा कार्बन 4+। तो इस स्थिति में 6 इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन पर केवल कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इन 2 को शेष रखेगा ये जब 4 देगा किसी को, लेकिन ये तभी संभव होगा जब इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जी हाँ, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि 6 में से 4 तो दे देगा, तो बचेंगे कितने? 2। तो ये नॉर्मली में संभव नहीं है, इसलिए ये काम नहीं होगा। दूसरी स्थिति ये है कि कार्बन क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो कार्बन 4- यानी 4 ऋणायन हो गए। तो अब इसके पास में अगर हम बात करें, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण और कर लिए, 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और हो गए, तो इसके पास में हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताइए, 4 प्रोटॉन वाले परमाणु पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन धारण नहीं कर सकता, इसलिए ये भी संभव नहीं है। अब दोनों स्थितियां संभव नहीं है उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, तो फिर ये जो इतने सारे यौगिक कैसे बनाता है? इसके लिए हम समझते हैं कार्बन में आवंदन एवं सहसंयोजी आवंदन। कार्बन में आवंदन कौन सा? सहसंयोजी आवंदन।
बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सहसंयोजी आवरण, और सहसंयोजी आवरण ऐसा नहीं है कि अकेला कार्बन ही बनाता हो। सहसंयोजी को समझेंगे सहसंयोजी यानी साझेदारी से, यानी ये इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को देगा और ना किसी से ग्रहण करेगा। ये क्या करेगा? पार्टनरशिप करेगा, साझेदारी करेगा। तो ये अकेला कार्बन ही नहीं है जो साझेदारी करता है, इसके अलावा बहुत से ऐसे तत्व हैं, परमाणु हैं जो साझेदारी से क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे H2, ये H2 है, अणु है। अब आपको पता है ये 2 कार्बन से बना है, 2 हाइड्रोजन से बना है, 2 हाइड्रोजन से बना है। तो हमको पता है हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों के पास में 1-1 है। अब ये उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करेगा, यानी स्थायी होने के लिए अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो इतनी एक की क्षमता नहीं है, तो इसलिए ये क्या करता है? ये साझेदारी करता है। कैसे करेगा? इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? साझेदारी करेगा कि भाई तू तेरा 1 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे और मेरा 1 तू इलेक्ट्रॉन तू ले ले, तो तेरे पास भी 2 और मेरे पास भी 2। तो इस प्रकार से ये इस आवंत द्वारा जुड़ जाता है, यानी एक 2 इलेक्ट्रॉन का युग्म क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन के युग्म से, इसमें कितने हैं? एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के युग्म से एकल बंध दोनों के मध्य में बना और साझेदारी से निर्माण किसका हुआ? H2 अणु का। इसके अलावा हम बात करें O2, O2 का निर्माण कैसे हुआ? तो हमको पता है O2 में भी कितने परमाणु ऑक्सीजन के? 2, एक ही है, एक ही। ऑक्सीजन की बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों के मध्य में साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉन की होगी कि जिससे इसका अष्टक पूर्ण हो जाए? 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और 2 इसको चाहिए, तो ये इनके बीच में साझेदारी होगी O तो ये दोनों साझेदारी करेंगे। अब दोनों के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। साझेदारी से इनका बाह्यतम कोश भी कंप्लीट हो गया, अष्टम पूर्ण हो गया और इन्होंने एक अणु बना लिया जिसको अपन बोलते हैं O2। क्या बोलते हैं? O2। एक अगला एग्जांपल अपन नाइट्रोजन के रूप में ले लेते हैं N2। अब N2 है, तो N2 के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 5। कितने हैं? 5। दूसरे के पास में भी कितने हैं? 5। तो अब 3 इसको चाहिए और 3 इसको चाहिए, तो इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी? 3 की। 3 ये देगा और 3 ये देगा, तो टोटल कितने की साझेदारी होगी? 6 इलेक्ट्रॉन की। इनके बीच में अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं तो N 3 इसके, 3 इसके, 3 ये इसके ले लेगा और 3 ये इसके ले लेगा। इसका भी अष्टक पूर्ण और इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो जी हाँ, अब आप क्या समझे कि हाइड्रोजन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, ऑक्सीजन ने 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की और नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन की, 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की। तो हाइड्रोजन के मध्य में आया एकल बंध, क्योंकि हमने देखा कि एक बंध के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी चाहिए। हाइड्रोजन के मध्य में कितना आएगा? क्योंकि टोटल साझेदारी कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 बंध। और नाइट्रोजन के पास में टोटल साझेदारी है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6, इनके मध्य में कितना आएगा? 3। यानी ये साझेदारी से अणु बने हैं, कार्बन के नहीं है। तो कार्बन के अलावा ऐसा नहीं है कि और अन्य यौगिक भी साझेदारी नहीं करते। बहुत सारे यौगिक हैं जो साझेदारी से क्या करते हैं? यौगिकों का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। हम इसके एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल हैं, कितने भी ले लो। क्लोरीन का ले लो। क्लोरीन के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं?
7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों क्लोरीन आपस में एक एक की साझेदारी कर लेंगे और अपना अष्टक पूर्ण करेंगे और यौगिक अणु बना लेंगे। ठीक है, तो इसकी आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में चाहे आप H2O की बात करें, अमोनिया है, NH3 है या CH4 है, CH4 मेथेन से स्टार्ट करते हैं, कार्बन का यौगिक है। तो ये किस प्रकार साझेदारी करता है, CH4 नाम है मेथेन, मेथेन है। मेथेन क्या काम में आता है आपने सुना होगा, जैसे बायोगैस है या CNG वगैरह में काम आता है, बायोगैस या CNG जो प्राकृतिक गैस है उसके अंदर काम आता है, दोनों में। अब ये जो CH4 है इसका निर्माण कैसे हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन दो परमाणु आपस में किस प्रकार से जुड़े, कार्बन है, अब कार्बन से यहां पर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से जुड़े हैं। कैसे जोड़े हैं मैंने, यानी हाइड्रोजन और कार्बन ने यहां आपस में क्या किया, साझेदारी की है। ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि कार्बन के पास में भाइतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 की ही साझेदारी कर सकता है। भाई 4 है तो 4 दे सकता है, उनके बदले में 4 साझे में ले सकता है, तो लास्ट 4 की साझेदारी रहेगी। तो किस प्रकार से होगी, ये इसकी बंध संरचना है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना बनाए तो देखो कार्बन, अब अगर कोई दो विपरीत परमाणु हो तो उसकी इलेक्ट्रॉन को अपन प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग ले सकते हैं, एक के लिए बिंदु ले सकते हैं, एक के लिए स्टार ले सकते हैं। तो यहाँ कार्बन है, तो कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। एक एक हाइड्रोजन के पास में एक ही होता है, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा है, चौथा। अब बताओ हाइड्रोजन को 2 चाहिए तो ये यहां से 2 साझेदारी कर लेगा, ये भी ये भी ये भी। कार्बन को कितने चाहिए, 4 तो इसके ही हैं, 4 और ले लेगा तो अष्टक पूर्ण हो जाएगा, तो 4 यहां से ये है CH4 मेथेन की बिंदु संरचना। मेथेन की बिंदु संरचना, ये कौन सी संरचना है, आबंध संरचना, यानी बंध का निर्माण हुआ है। देखो यहाँ 2 बंध की साझेदारी, एकल बंध, यहाँ 2 की एकल बंध, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की एकल बंध, यहाँ 2 की एकल बंध। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, साझेदारी से किसका निर्माण करते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं, अणुओं का निर्माण करते हैं। अब साझेदारी की है तो यानी इनके मध्य में साझेदारी से बंध बनाए, तो ऐसे बंधों को क्या कहेंगे हम, सहसंयोजी आबंध। क्या कहेंगे, सहसंयोजी आबंध। 2 परमाणुओं के बीच, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने बंध क्या कहलाएंगे, सहसंयोजी। क्या कहलाएंगे, सहसंयोजी आबंध कहलाएंगे कि 2 परमाणु के बीच में साझेदारी हो रही है। आप समझ पाए होंगे कि इलेक्ट्रॉन ने किस प्रकार साझेदारी की, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाई। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने लिया कि एकल बंध का निर्माण हुआ, ये एकल बंध है। अपन ने 2 बंधों का निर्माण देखा, 3 बंधों का निर्माण देखा, 3 बंधों को 3 तीर से, 2 को 2 से, 1 को 1 तीर से अपन एक रेखा से प्रदर्शित करते हैं। तो अपन ने यहाँ पर बहुत सारे यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखी। आपके भी मन में अगर कोई यौगिक है जिसकी आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं तो आप एग्जाम्पल H2O की बना सकते हैं और अमोनिया की है, जो भी आपके मन में आया आप उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। जो ऐसे यौगिक जो साझेदारी से यौगिक बनाते हैं उनके मध्य में। कार्बन के तो बहुत सारे हैं जो अपन पढ़ने वाले हैं, पूरा चैप्टर ही कार्बन का है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो कार्बन के तो आप कितने भी लो, C2H5OH, CH3COOH,
CH Cl3, ये आप कितने भी सारे ले सकते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। अब ये बात की हमने इलेक्ट्रॉन कार्बन के अंदर से संयोजी आवंत की किस प्रकार ये साझेदारी करता है और क्यों करता है, क्योंकि इसके भायतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये ना दे सकता है उनको ना ले सकता है, जैसा आयनिक यौगिकों में होता है। जैसा आयनिक यौगिकों में होता है तो आयनिक यौगिकों की तरह नहीं होता है। तो कार्बन के अपन कुछ गुण समझते हैं, जैसे जो कि इनको आयनिक यौगिकों से भिन्न बनाते हैं। ऐसे कौन से गुण हैं, जैसे गलनांक, गलनांक है, गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक है तो जो आयनिक यौगिक हैं उनके मध्य तो हमने देखा कि इनके गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मध्य में अंतर जो आणविक आकर्षण बल है वो बहुत तेज होता है। लेकिन ये बनते हैं साझेदारी से, और साझेदारी के जो बंध हैं वो इतने मजबूत नहीं होते हैं, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। जी हाँ, जो सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। अगली बात है इनकी कठोरता की। तो कठोरता अपन ने धातुओं की पहले ही चेक कर ली, तो कार्बन की क्या कठोरता नहीं होती है, लेकिन इनके अपर रूप पढ़ेंगे तो उन अपर रूपों के जो गुण हैं वो अन्य से भिन्न होते हैं। तो ऐसे इसका अगला है विद्युत। अगर विद्युत की बात करूं तो ये विद्युत का चालन नहीं करते। क्यों चालन नहीं करते? क्योंकि इनके पास में मुक्त आयन है ही नहीं, क्योंकि ये तो अपने साझेदारी से यौगिक बना रहे हैं, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, इसलिए कुचालक होते हैं। लेकिन अपन पढ़ेंगे कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ क्या है, गुण हैं जो इनको आयनिक यौगिकों से अलग बनाते हैं। अब अपन समझेंगे कार्बन के अपर रूप। क्या है कार्बन के अपर रूप? कि कार्बन क्या है, कुछ अन्य रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से रूप हैं? पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, और तीसरा है C60 या वक्मिस्टर फुलरेन। जी हाँ, 3 अपर रूप होते हैं कार्बन के। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर इन तीनों में क्या पाई जाती है, विभेद पाया जाता है। हाँ, ये भौतिक गुणों में अलग अलग होते हैं। ये जो अपर रूप है ये भौतिक गुणों में तो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, पर इनके रासायनिक अगर हम इनके गुणधर्मों की बात करें, गुणधर्म समान होते हैं। कैसे होते हैं? रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन संरचना के आधार पर इनके भौतिक गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अब आप बात करें कि हीरा है, अगर कार्बन है तो कार्बन कठोर नहीं है, लेकिन हीरा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है। जबकि ग्रेफाइट मुलायम है, चिकना है, संरचना की बात करें तो हीरा पाया जाता है त्रिकोणीय। क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है त्रिकोणीय संरचना में। कैसे पाया जाता है? त्रिकोणीय संरचना में पाया जाता है। इसके बाद में ग्रेफाइट षटकोणीय संरचना में होता है। और अब बकमिस्टर फुलरेन की जो संरचना है वो होती है वॉलीबॉल जैसी। कैसी होती है? वॉलीबॉल जैसी होती है। तो इनकी संरचना है के आधार पर इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ये हैं कार्बन के अपर रूप। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जबकि सभी कार्बन के अपर रूप या अधातु सभी विद्युत के कुचालक होते हैं। बकमिस्टर फुलरेन है
इसकी संरचना वॉलीबॉल के समान। इसके अलावा अपन समझते हैं कि हीरा कठोर है, हीरा त्रिकोणीय संरचना है, यानी हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु, ध्यान देंगे, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन से जुड़ता है। ठीक है, जबकि ग्रेफाइट में प्रत्येक जो कार्बन है वो 3 से, किससे जुड़ता है? 3 से। अब अपन समझेंगे कि ये 4 से जुड़ रहा है, जबकि कार्बन के पास तो कितनी संयोजकता है? 4 है, यानी कम से कम 4 से तो जुड़ेगा। लेकिन ग्रेफाइट है जो 3 से जुड़ता है, एक परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ता है, जबकि एक उसके पास में अभी भी जो संयोजकता है वो शेष है। तो एक संयोजकता शेष है, इसलिए ग्रेफाइट एक क्या बनाता है? द्विबंध बनाता है। क्या बनाता है? द्विबंध बनाता है। यही कारण है कि ग्रेफाइट का ये द्विबंध अधिकतर टूट जाता है और इसमें आयन मुक्त हो जाते हैं और ये विद्युत का चालन करने लग जाता है। ये हैं कार्बन के कुछ अपर रूप, जो भौतिक गुणों में तो अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुणधर्मों में इनके अलग अलग होते हैं। अब अपन समझेंगे कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। जी हां, ये कार्बन का बहुत बड़ा गुण है। क्या है? बहुत बड़ा गुण है कार्बन का सर्वतोमुखी। यानी सर्वतोमुखी का मतलब क्या है? जिसके मुख चारों तरफ हो, यानी ये भोजन हो, कपड़ा हो, कागज हो, किसी का शारीरिक संरचना हो, कोई जीव जंतु हो, सभी के अंदर कार्बन पाया जाता है। चारों दिशाओं में कार्बन फैला हुआ है, इसलिए इसको कहा गया है सर्वतोमुखी। ये क्या है? सभी जगह है। सभी जगह है। क्यों है सभी जगह? क्या कारण है कि ये सभी जगह पाया जाता है? तो इसके 2 कारण है। पहला गुण है श्रृंखलन, श्रृंखलन का गुण। ठीक है। दूसरा गुण है चतुसंयोजकता। श्रृंखलन का गुण, जी हाँ, इसके अंदर क्या पाई जाती है? श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, एक कार्बन दूसरे से जुड़ गया, दूसरा तीसरे से जुड़ गया, तीसरा चौथे से जुड़ गया, ऐसे ये काफी लंबी श्रृंखला बना सकता है। तो इसलिए इस गुण को कहते हैं श्रृंखलन का गुण। अब ये जो श्रृंखलन का गुण है, ये कैसा हो सकता है? सीधा हो सकता है, यानी रेखित हो सकता है, शाखित हो सकता है और वलय में भी हो सकता है। ये श्रृंखलन का गुण रेखित भी है, शाखित भी है, वलय। रेखित में कैसे? एक रेखा के रूप में कार्बन आपस में जुड़ते चले जाएं। शाखित के रूप में शाखाएं डेवलप हो जाएं। क्या हो जाएं? शाखाएं, ये शाखाएं निकल गई, तो इस प्रकार से। वलय के रूप में ऐसे वलय बनाए। क्या बनाए? वलय बना लें, चारों तरफ वलय बनाए, तो इसके रूप में ये पाया जाता है। तो ये गुण है श्रृंखलन का। इसके कारण कि इसकी क्या होती है? सर्वतोमुखी, यानी जैसा भी हो ये बना लेगा, ये यौगिक बना लेगा, किसी से भी हो, चाहे शाखित हो, गोलीय हो, शाखाओं में हो। अगला गुण है संयोजकता। अब चतुसंयोजकता की बात करें कि 4 संयोजकताएं होती हैं, तो 4 संयोजकताएं यानी ये अपने से 4 को जोड़ सकता है, 4 परमाणु इससे जुड़ सकते हैं। तो इस चतुसंयोजकता का गुण है, जिसके कारण इस कार्बन की क्या होती है? सर्वतोमुखी प्रकृति होती है। अब बात करें चतुसंयोजकता की, तो कार्बन, पहली बात 4
बंध बना सकता है, यानी 4 को जोड़ सकता है। अगली बात करें, ये एकल बंध से जोड़ सकता है, दूसरे परमाणुओं को ये डबल बॉन्ड से भी जोड़ सकता है। अगला, ये इसके अंदर 3 बंध भी पाए जा सकते हैं, एकल, द्विबंध, त्रिबंध। इसके आधार पर कार्बन 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त और एक है असंतृप्त। संतृप्त पहला और दूसरा है असंतृप्त। संतृप्त ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर क्या है, सिर्फ एकल बंध है। क्या है? एकल बंध है, जैसे CH4 C2H8 C2H12, ये सभी क्या है, इनके अंदर एकल बंध है। अगर डबल बंध की बात करें, C2H6 और भी अन्य कार्बनिक यौगिक है जिनके अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। अगला ट्रिपल बॉन्ड। तो संतृप्त यौगिक ऐसे यौगिक जो एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, संतृप्त यौगिक कहलाएंगे। असंतृप्त यौगिक ऐसे यौगिक जिनके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो ये यौगिक कहलाएंगे असंतृप्त यौगिक। अब ये जो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, इन तीनों की क्रियाशीलता ये है कि ये जो सिंगल बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है, डबल बॉन्ड उससे कम और ट्रिपल बॉन्ड सबसे कम मजबूत होता है। इसलिए अभिक्रियाशीलता का क्रम भी देखेंगे, सबसे ज्यादा मजबूत सिंगल बॉन्ड, फिर डबल और फिर ट्रिपल। ट्रिपल सबसे कम मजबूत होता है, इसलिए ये क्या है, जल्दी से टूट जाता है। तो ये 2 कारण हैं कि कार्बन की जो प्रकृति है वो सर्वतोमुखी होती है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है और उसकी संयोजकता चतुसंयोजकता होती है। आज के भाग में अपन यहां तक ही पढ़ेंगे। कल का जो भाग है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम सभी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को लेने वाले हैं, जिसके अंदर हम सबकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाएंगे, उनको समझेंगे कैसे इनके मध्य साझेदारी हुई। इसलिए आप इसको रिवाइज करो। कल के भाग में अपन पढ़ेंगे संतृप्त और असंतृप्त यौगिक। चैप्टर आपको समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप अच्छे से रिवीजन करना और जितने एग्जाम्पल दिए उनको एक बार रिवीजन जरूर करना, ठीक है। इनके आधार पर अपन सब समझ सकते हैं इनकी प्रकृति के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो अपने प्रश्नों को और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, ठीक है। और चैनल को अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो ताकि आपको वीडियो जैसे ही आए तुरंत पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, जब तक के लिए धन्यवाद।